नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर बुलेटिन में। मैं नेहा सिंह और ये है इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बड़े फैसले किए। इनमें नवजात कन्याओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत मां को भी 5,100 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना की रूपरेखा को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी हैं। कन्या के कक्षा 6 में दाखिला लेने पर 3,000 रुपये, 8 में दाखिला लेने पर 5,000, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 और 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये की राशि देने हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। सर्वेक्षण में कर्नाटक सबसे भ्रष्ट राज्य घोषित। नीति आयोग द्वारा को जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कर्नाटक देश का सबसे अधिक भ्रष्ट राज्य और हिमाचल प्रदेश सबसे कम भ्रष्ट राज्य पाया गया। शाहरुख खान टेड टॉक में भाग लेने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। उन्होंने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने अपने स्टारडम से लेकर इंटरनेट के आने से हुए वैश्विक परिवर्तन आदि विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त शाहरुख खान ने टेड के हिंदी संस्करण के लिए भी पार्टनरशिप की। अब आप सोच रहे होंगे कि टेड होता क्या है। यह एक मीडिया संस्थान है जो ऑनलाइन टॉक शो आयोजित कराता है। प्रतिवर्ष टेड का सम्मेलन वैंकूवर में आयोजित किया जाता है, जहां वक्ता को बोलने के लिए अधिकतम 18 मिनट का समय दिया जाता है। प्रसिद्ध टेड वक्ताओं में बिल गेट्स, सेरेना विलियम्स, पोप फ्रांसिस, बिल क्लिंटन आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून 2016 लागू किया। अभी तक सिर्फ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियम नोटिफाई किए गए हैं। देश के कुछ राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून 2016 लागू कर दिया गया है। कम से कम 500 वर्ग मीटर जमीन पर बनने या 8 अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, चाहे वे आवासीय हो या कमर्शियल। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रोजेक्ट की लागत के 10% तक पेनाल्टी लगेगी। गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना है। इस कड़ी में स्वच्छता संदेश रैली, प्रभात फेरी, श्रमदान व स्वच्छता संकल्प जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक लोगों को कार्यक्रमों में संयोजित किया गया। लोगों को जागरूक बनाने हेतु अन्य समाज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में 200 वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों पर रिसर्च करेंगे। इस रिसर्च सेंटर के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट महासचिव आचार्य बालकृष्ण हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया। पुल निर्माण पर 1100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अर्धचंद्र आकार के बड़े ढांचे वाला होगा। रेल पुल ढांचे के निर्माण में 24,000 टन इस्पात का प्रयोग किया जाएगा। नवनिर्मित रेल पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा को सहने में सक्षम होगा। पुल के कार्य करने की क्षमता की अवधि 120 साल तक होगी। यह पुल इंडो यूरोपियन साझेदारी से संयुक्त रूप से चलाई जा रही कोंकण रेलवे की परियोजना का हिस्सा है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में इंदौर सबसे साफ शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। भोपाल इस सूची में दूसरे नंबर पर है। इस सर्वेक्षण के अनुसार इस सूची में गोंडा सबसे अस्वच्छ शहर है और महाराष्ट्र का भुसावल दूसरे सबसे अस्वच्छ शहर है। केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग में बदलाव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों से संबंध होगा जो 2016 वर्ष से पहले रिटायर हुए हैं। पेटीएम ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया। अक्षय तृतीया के अवसर पर देश के सबसे बड़े मोबाइल पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम ने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है।
इस प्लेटफॉर्म से ग्राहक शुद्ध सोने की खरीद, जमा करना और बेच सकेंगे। भारत और साइप्रस ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और साइप्रस ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस एनास्टेसियड्स के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और आदान प्रदान किया गया है, उनमें एयर सेवा, कृषि, व्यापारी, नौवहन और संस्कृति शिक्षा है। चीन में बच्चों के मुस्लिम नाम रखने पर रोक लगाई गई। चीन के शिनजियांग प्रांत में बच्चों के इस्लाम, कुरान, मक्का, जिहाद, इमाम सद्दाम, हज और मदीना जैसे मुस्लिम नाम रखने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई इन नामों की सूची में किसी बच्चे का नाम रखता है, उसे राज्य द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिनजियांग प्रांत अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा निवास स्थल माना जाता है। शिनजियांग क्षेत्र में करीब 1 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दुबई फ़ॉन्ट जारी किया गया। दुबई फ़ॉन्ट को माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से दुबई के लिए बनाया गया। यह 3 प्रकार की श्रेणियों दुबई, दुबई मीडियम और दुबई लाइट के नाम से उपलब्ध है। दुबई फ़ॉन्ट में अरेबिक और लैटिन अल्फ़ाबेट शामिल है। यह 180 देशों के लिए 23 अन्य भाषाओं में उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। विकिपीडिया को चुनौती देने के लिए चीन अपना एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करेगा। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस एंड वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चीन अगले वर्ष तक अपना एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए 20,000 लोगों को भर्ती किया गया है। चीन के एनसाइक्लोपीडिया में 3 लाख पृष्ठ होंगे, जिनमें से हर पृष्ठ पर कम से कम 1,000 शब्द होंगे। एक साक्षात्कार में यांग मुजी ने इसके बारे में कहा था कि यह कोई पुस्तक नहीं होगी, बल्कि एक संस्कृति की एक बड़ी दीवार होगी। यांग मुजी बुक्स एंड पेरियोडिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ चाइना के अध्यक्ष हैं। टीकेके कृष्ण कुमार कोका कोला इंडिया के प्रमुख नियुक्त। पेय क्षेत्र के अग्रणी कंपनी कोका कोला ने टीकेके कृष्ण कुमार को भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया के कारोबार का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। वह वेंकटेश किनी का स्थान लेंगे। वह भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया व्यापार इकाई के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। एंथनी लियांजुआला ने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। एंथनी लियांजुआला ने राष्ट्रीय राजधानी के महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने श्रीमती अर्चना निगम का स्थान लिया। मिजोरम में ट्रेजरी के डिजिटलीकरण का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह मिजोरम में कृषि विपणन, सीमा व्यापार, सहायता एवं पुनर्वास जैसे विभागों में सचिव के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे वर्ष 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक के गुलबर्गा चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे भारत के वर्तमान लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता हैं। ब्रज बिहारी कुमार भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद के अध्यक्ष के रूप में ब्रज बिहारी कुमार को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ब्रज बिहारी कुमार आस्था भारती नामक संस्था द्वारा संचालित 2 पत्रिकाओं के संपादक के रूप में काम कर रहे हैं और इस संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं। भारत ने अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। माध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम इस बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 3 की क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने की है। यह अपने साथ 1.5 टन तक का पारंपरिक और परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। इसरो ने सौर कैलकुलेटर एंड्रॉयड ऐप विकसित किया। भारत सरकार ने नवीन एवं नवकरण ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद द्वारा सौर ऊर्जा क्षमता की गणना के लिए एक एंड्रॉयड ऐप सौर कैलकुलेटर विकसित किया गया है। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए PV और पैनलों की स्थापना के लिए ये बहुत उपयोगी उपकरण है। यह ऐप किसी भी स्थान पर मासिक, वार्षिक,
सौर क्षमता और न्यूनतम अधिकतम तापमान प्रदान करता है। भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। यह परीक्षण अंडमान एवं निकोबार द्वीप में किया गया। यह मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का आधुनिक संस्करण है। यह किसी भी गतिशील लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती है। इसे कम ऊंचाई से भी निशाने पर छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट और शिप से भी दागी जा सकती है। यह इस मिसाइल का चौथा सफल परीक्षण था। अब मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। भारत ने दक्षिण एशिया सैटेलाइट GSAT-9 प्रक्षेपित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अब तक का सबसे भारी अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह संचार उपग्रह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अतिरिक्त बाकी सभी भारतीय पड़ोसी देशों को संचार सुविधाएं मुहैया कराएगा। हिस्सा लेने वाले देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स हैं। इस उपग्रह की लागत करीब 235 करोड़ रुपए है और इस उपग्रह का कार्यालय 12 वर्ष है। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किया गया। ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह लगातार 5वां मौका है जब ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। भारतीय थल सेना ने वर्ष 2007 में ही ब्रह्मोस को अपनाया। भारतीय थल सेना ऐसा करने वाली दुनिया की पहली सेना है। मानकौर ने 101 वर्ष की आयु में ऑकलैंड स्काई वॉक पूरी की। ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टावर पर 101 वर्ष की एथलीट मानकौर ने स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने शहर से 192 मीटर की ऊंचाई पर स्काई वॉक की। इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने में मानकौर के 79 वर्षीय बेटे गुरदेव सिंह ने उनका साथ दिया। एशियाई ग्रां प्रिंग एथलेटिक्स मीट के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक जीते। जिओक्सिंग चीन में एशियाई ग्रां प्रिंग एथलेटिक्स मीट के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक जीते। इसमें महिलाओं की लंबी छलांग में नीना वारिकल ने स्वर्ण पदक जीता। नीना ने छठे और अंतिम राउंड में 6.37 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। विश्व जूनियर रिकॉर्ड धारक भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। लिएंडर पेस ने तालाहासी चैलेंजर टूर्नामेंट खिताब जीता। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने तालाहासी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतकर इस सीजन का दूसरा खिताब हासिल किया। पेस और अमेरिका के स्कॉट लिप्स्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से पिछड़ने के बाद वापसी करते अर्जेंटीना के लिएनार्डो मेयर और मैक्सिमो गोंजालेस की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को युगल स्पर्धा के फाइनल से हराया। जोशना चिन्नप्पा ने पल्लीकल दीपिका को हराकर एशियाई स्क्वॉश खिताब जीता। भारत की जोशना चिन्नप्पा ने अपने देश की दीपिका पल्लीकल को हराकर एशियाई स्क्वॉश चैंपियनशिप में महिला खिताब अपने नाम किया। वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। पुरुषों के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी सौरव घोषाल को कड़े मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग के मैक्स ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। फीफा रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर है। फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत को 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय टीम को पिछले 21 वर्षों में पहली बार यह स्थान प्राप्त हुआ है। ब्राजील इस रैंक में प्रथम स्थान पर है। काशीनाथुनी विश्वनाथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काशीनाथुनी विश्वनाथ को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की वृद्धि एवं विकास में विशिष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक शॉल प्रदान की जाती है। ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द ब्लैक प्रिंस पुरस्कृत। इस फिल्म में भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी एवं पंजाबी गायक सतिंदर सरताज अभिनेता की भूमिका में है। यह फिल्म पंजाब के अंतिम राजा महाराज दलीप सिंह के मार्मिक जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक का नाम कविराज है। स्विट्जरलैंड के मशहूर पर्वतारोही उली स्टीक का निधन। स्विट्जरलैंड के मशहूर पर्वतारोही उली स्टीक का 30 अप्रैल 2017 को माउंट एवरेस्ट के पास एक हादसे में निधन हो गया। वे 40 वर्ष के थे। स्टीक की नेपाल के
नुप्तसे पर्वत से लगभग 6,600 मीटर की ऊंचाई से गिरने से निधन हो गया। ऑस्कर विजेता निर्देशक जोनाथन डेम्सी का निधन। वह 73 वर्ष के थे। उन्होंने दी साइलेंस ऑफ द लैम्स और फिलाडेल्फिया जैसी फिल्में बनाई थी। जोनाथन डेम ऑस्कर विजेता फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स के निर्देशक थे। यह फिल्म थॉमस हैरिस के साइलेंस ऑफ द लैम्स उपन्यास पर आधारित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के जुबड़हट्टी हवाई अड्डे से सस्ती हवाई सेवा के लिए उड़ान स्कीम का शुभारंभ किया। उड़ान योजना के तहत आम आदमी से 500 किलोमीटर की विमान यात्रा हेतु 2,500 रुपये का किराया वसूल किया जाएगा। योजना के तहत फिक्स विंग विमानों के मामले में यात्रा की अवधि अधिकतम 1 घंटे तथा हेलीकॉप्टर के मामले में आधा घंटे निर्धारित की गई है। उड़ान की उड़ानें देश के 70 हवाई अड्डों से संचालित की जाएंगी। तो आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।